नमस्कार। भारतीय इतिहास में ना कुछ ऐसे महान शासक हुए हैं जिनके बारे में हम अक्सर बहुत कम बात करते हैं। आज हम ऐसे ही एक सम्राट की कहानी जानेंगे, हर्षवर्धन की। सोचिए, एक ऐसा सम्राट जिसने एक टूटते बिखरते राज्य को संभाला और उसे एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। पर यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि आखिर कैसे सिर्फ 16 साल का एक लड़का, जिसके परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत आई हो, वो भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक खड़ा कर सकता है। चलें, आज इसी असाधारण कहानी की परतें खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक युवा राजा के उदय से। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जो संकट और उथल-पुथल से भरा हुआ था। एक ऐसा दौर जिसने एक लड़के को सीधे इतिहास के मंच पर ला खड़ा किया और सिंहासन पर बैठने को मजबूर कर दिया। तो हुआ क्या था? चलिए इस टाइमलाइन को समझते हैं। सबसे पहले थे उनके पिता प्रभाकर वर्धन, जो राज कर रहे थे। सब ठीक था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद हालात बिगड़ने लगे। सत्ता का संकट और भी गहरा हो गया जब उनके बड़े भाई राज्यवर्धन की बंगाल के शासक ने धोखे से हत्या कर दी। अब सोचिए, एक तरफ राजनीतिक खालीपन, दूसरी तरफ परिवार में इतनी बड़ी त्रासदी, और इसी सब के बीच 606 ईस्वी में एक टीनएज लड़के को सब कुछ संभालना पड़ा। जरा उस पल के बारे में सोचिए। महज 16 साल की उम्र, और हर्ष को एक ऐसा सिंहासन मिला जो किसी जीत की वजह से नहीं, बल्कि त्रासदी और युद्ध की वजह से खाली हुआ था। ये कोई जश्न का मौका नहीं था। ये तो एक ऐसी भारी भरकम जिम्मेदारी की शुरुआत थी जो किसी के भी कंधे झुका दे। तो अब देखते हैं सम्राट हर्ष का साम्राज्य। देखिए, उस युवा राजा ने न सिर्फ उस जिम्मेदारी को उठाया, बल्कि अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने और अपने राज्य की रक्षा करने के संकल्प को एक ऐसे साम्राज्य की नींव में बदल दिया जिसे इतिहास आज भी याद रखता है। अब जरा उनके साम्राज्य के विस्तार पर नजर डालिए। ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर आज के अफगानिस्तान, नेपाल, पंजाब, असम और दक्षिण में नर्मदा नदी तक, ये एक बहुत ही विशाल इलाका था जिसे हर्ष ने अपनी सैन्य ताकत और राजनीतिक सूझबूझ से एक साथ जोड़ा था। और इस विशाल साम्राज्य का दिल वो थी राजधानी कन्नौज। ये शहर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर नहीं था। नहीं, ये तो उस जमाने की पावर, प्रोस्पेरिटी और कल्चर का सिंबल बन गया था। एक ऐसी जगह जहां पूरे सबकॉन्टिनेंट से विद्वान और कलाकार खिंचे चले आते थे। अच्छा, इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए क्या चाहिए? जाहिर है, मिलिट्री पावर। और कहते हैं कि हर्ष की सेना में 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक थे। और यही नहीं, 60,000 से ज्यादा हाथी। ये नंबर्स उस दौर के हिसाब से बहुत बड़े हैं और दिखाते हैं कि उनकी सैन्य ताकत कितनी जबरदस्त थी। पर बात सिर्फ सैन्य जीत की नहीं है। हर्ष की महानता का एक बड़ा हिस्सा ये भी था कि वो एक बहुत ही कुशल शासक थे। उनकी समझ और प्रशासन चलाने की कला ही उन्हें और भी खास बनाती है। मतलब, एक सम्राट के तौर पर उनका मेन फोकस अपनी प्रजा की भलाई और खुशहाली था। उनका एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री पावर से ज्यादा लोगों के वेलफेयर पर ध्यान देता था। और तो और वो खुद भेष बदलकर अपने साम्राज्य में घूमते थे ताकि लोगों की जरूरतें सीधे उन्हीं से समझ सकें। और उनके शासन का एक बहुत ही प्रोग्रेसिव पहलू भी था। देखिए, जब उनके बहनोई की मृत्यु हुई तो उनकी बहन राजश्री का राज्य भी हर्ष के एम्पायर में शामिल हो गया। जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी बहन को रूलर यानी सह शासक बनाया। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही अनोखी और सम्मान की बात थी। इससे पता चलता है कि वो रिश्तों और शासन दोनों को कितनी अहमियत देते थे। चलिए, अब हर्ष के एक और रूप को देखते हैं। वो सिर्फ एक वॉरियर किंग नहीं थे, बल्कि कला और धर्म के भी बहुत बड़े संरक्षक थे, और उनकी ये छाप आज भी महसूस की जा सकती है। हर्ष की अपनी धार्मिक जर्नी भी काफी दिलचस्प है। वो जन्म से तो एक शैव हिंदू थे, पर धीरे धीरे महायान बौद्ध धर्म के बहुत बड़े समर्थक बन गए। लेकिन मजे की बात यह है कि इस झुकाव ने उनके शासन को एक तरफा नहीं बनाया, बल्कि यही उनके साम्राज्य की धार्मिक सहिष्णुता की पॉलिसी का आधार बना। असल में उन्होंने सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया। इसका सबसे बड़ा सबूत है कन्नौज में हुई वो भव्य सभा। इस सभा में हर धर्म के विद्वानों को बुलाया गया, उन्हें सम्मान दिया गया। ये दिखाता है कि उनका साम्राज्य नए विचारों के लिए, डिबेट, डिस्कशन के लिए कितना खुला था। वाकई एक बेहतरीन मिसाल थी ये।
और वो सिर्फ दूसरों के काम को सपोर्ट ही नहीं करते थे, बल्कि खुद एक शानदार लेखक थे। माना जाता है कि उन्होंने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नाम के 3 मशहूर संस्कृत नाटक लिखे। और इतना ही नहीं, प्रयाग में जो कुंभ मेला होता है ना, ये माना जाता है कि उसकी शुरुआत भी एक तरह से उन्होंने ही की थी, महामोक्ष परिषद के रूप में। इसके अलावा तो उन्होंने अनगिनत मंदिर और मठ बनवाए और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट करके शिक्षा को भी खूब बढ़ावा दिया। तो 41 साल का एक लंबा और शानदार शासन। इसके बाद सम्राट हर्ष ने अपने पीछे क्या छोड़ा? चलिए अब उनकी विरासत, उनकी लेगेसी पर एक नज़र डालते हैं। उन्होंने कुछ ज़रूरी सोशल रिफॉर्म्स की भी कोशिश की, जैसे सती प्रथा पर बैन लगाया और शूद्रों की सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि उनके दौर में अछूतों की हालत खराब ही रही, और ये बात हमें उस युग की गहरी सामाजिक सच्चाइयों और सीमाओं को भी दिखाती है कि शायद एक अकेला शासक भी सब कुछ नहीं बदल सकता। 40 साल से भी ज्यादा के एक शानदार शासन के बाद 647 ईस्वी में सम्राट हर्ष की मृत्यु हो गई और उनके जाने के साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उनका कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं था। और इसका नतीजा ठीक वही हुआ जो ऐसे मामलों में अक्सर होता है। एक मजबूत सेंट्रल लीडर के बिना वो विशाल साम्राज्य जिसे बनाने में हर्ष ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उत्तर भारत की पॉलिटिकल यूनिटी एक बार फिर खत्म हो गई और छोटे छोटे राज्य फिर से सिर उठाने लगे। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई साम्राज्य खत्म हो जाता है तो उसकी असली विरासत क्या होती है? क्या वो पॉलिटिकल पावर है जो वक्त के साथ खत्म हो गई, या फिर वो कल्चरल और इंटेलेक्चुअल देन है जो आज भी हमें इंस्पायर करती है? इस पर सोचेगा जरूर।